मैं हूं दीपाली। आप देख रहे हैं पत्रकार टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी खास पेशकश दिल्ली के दावेदार में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम सियासी दल चुनाव प्रचार अभियान में जुट चुके हैं। हर 5 साल में आने वाले इस महाउत्सव में सरकार हो या विपक्ष, हर कोई अपने अपने तरीके से जनता को साधने में जुटे हैं। एक तरफ मोदी सरकार अपने विकास का पुलिंदा लेकर जनता के बीच दोबारा सत्ता में वापसी की कोशिश में है, वहीं विपक्षी दल सरकार की खामियों को उजागर कर वापसी की राह देख रही है। अब ज्यादा समय चुनाव को लेकर नहीं रह गया। ऐसे में हमारी टीम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सभी लोकसभा सीटों के दौरे पर है। हम ये जानने निकले हैं कि आपके क्षेत्र में सांसद जी ने पिछले 5 सालों में कितना किया विकास, कितने वादे हुए पूरे या वो रह गए अधूरे। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम लेकर आए हैं हमारी खास पेशकश दिल्ली के दावेदार। दिल्ली के दावेदार में आज हम पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी राजनांदगांव। राजनांदगांव लोकसभा सीट देश और प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। इस सीट से बीजेपी के पूर्व सीएम रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह सांसद हैं। कभी कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहे राजनांदगांव लोकसभा सीट में पिछले 10 सालों से बीजेपी का कब्जा है। इस सीट से खैरागढ़ राज परिवार की कई पीढ़ियों को जनता चुनकर दिल्ली भेजती रही है। वहीं पूर्व सीएम मोतीलाल वोरा और डॉक्टर रमन सिंह को भी अपना सांसद चुन चुकी है। छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी राजनांदगांव। राजनांदगांव विद्वानों, बुद्धिमानों और सांस्कृतिक रूप से जुड़े समृद्ध लोगों के लिए जाना जाता है। इस शहर का वैभव और विरासत जितनी गौरवशाली है, उतनी ही यहाँ की सियासत भी खास है। देश और छत्तीसगढ़ की सियासत में राजनांदगांव लोकसभा सीट अहम मानी जाती है। वीरेंद्र बहादुर सिंह, राम सहाय पांडे, शिवेंद्र बहादुर सिंह से लेकर 2 पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा और डॉक्टर रमन सिंह यहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। राजनांदगांव लोकसभा सीट से वर्तमान में बीजेपी के अभिषेक सिंह सांसद हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे हैं। राजनांदगांव लोकसभा सीट 2 जिलों की 8 विधानसभाओं में से मिलकर बनी सामान्य सीट है, जिसमें राजनांदगांव जिले की राजनांदगांव, खैरागढ़, डोंगरगांव, खुज्जी और मोहला मानपुर, तो वहीं कवर्धा जिले की पंडरिया और कवर्धा सीट को इसमें शामिल किया गया है। कभी कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहे राजनांदगांव लोकसभा सीट में पिछले 10 सालों से बीजेपी का कब्जा है। 2014 लोकसभा के नतीजों की बात करें तो इस सीट से बीजेपी के अभिषेक सिंह ने कांग्रेस के कमलेश्वर वर्मा को 2.25 लाख से अधिक वोटों से मात दी थी। अभिषेक सिंह को जहां 6,43,473 मत मिले थे, वहीं कमलेश्वर वर्मा 4,07,562 वोट ही पा सके। जीत हार का अंतर 2,35,911 था। वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी उम्मीदवार को जहां 54.61% मत मिले, वहीं उनके विपक्षी कांग्रेस प्रत्याशी को 34.59% वोट मिले। 2009 के चुनाव में बीजेपी के मधुसूदन यादव ने कांग्रेस के देवव्रत सिंह को चुनाव हराया था। मधुसूदन यादव को जहां 4,37,721 मत मिले, वहीं देवव्रत सिंह को 3,18,647 वोट मिले। इस तरह जीत हार का अंतर 1,19,074 रहा। बीजेपी उम्मीदवार को जहां 52.7% मत मिले, वहीं उनके विपक्षी कांग्रेस प्रत्याशी को 38.53
0.36% ही वोट मिले। राजनांदगांव लोकसभा सीट पर आजादी के बाद से अब तक कुल 16 चुनाव हो चुके हैं। 1952 से लेकर अब तक के चुनाव में ज्यादातर नतीजे कांग्रेस के ही पक्ष में रहे और अधिकतर यहां खैरागढ़ राज परिवार के सदस्य ही चुनाव जीतते रहे। 1957 में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस के वीरेंद्र बहादुर सिंह चुनाव जीते। इसके बाद वे फिर दोबारा 1962 में निर्वाचित हुए। 1967 में कांग्रेस की पद्मावती देवी सिंह को जनता ने चुनकर दिल्ली भेजा। 1971 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के राम सहाय पांडे विजय हुए, लेकिन 1977 के चुनाव में यहां भारतीय लोक दल ने कांग्रेस के किले में सेंध लगाई और मदन तिवारी चुनाव जीते। लेकिन अगले ही 1980 के चुनाव में कांग्रेस के शिवेंद्र बहादुर सिंह मैदान में उतरे और विजयी रहे। 1984 के चुनाव में जनता ने दोबारा शिवेंद्र बहादुर सिंह के सिर पर जीत का सेहरा बांधा। 1989 का चुनाव यहां महत्वपूर्ण रहा। बीजेपी ने पहली बार अपना कमल खिलाया और धर्मपाल सिंह गुप्ता निर्वाचित हुए। हालांकि 1991 में लोकसभा चुनाव में फिर कांग्रेस के शिवेंद्र बहादुर सिंह चुनाव जीते। 1996 के चुनाव में बीजेपी वापस लौटी और अशोक शर्मा सांसद चुने गए। 1998 में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा को जनता ने अपना सांसद चुना। हालांकि वे 1 साल से ज्यादा सांसद नहीं रहे। 1999 के चुनाव में बीजेपी ने डॉक्टर रमन सिंह पर दांव खेला और रमन सिंह ने मोतीलाल वोरा को शिकस्त दी। यही उनके राजनीतिक जीवन का अहम मोड़ था, क्योंकि 1998 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद रमन सिंह का यह चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। जीत का फल भी उन्हें मिला और उन्हें वाजपेयी सरकार में मंत्री भी बनाया गया। 2004 में बीजेपी के प्रदीप गांधी इस सीट से सांसद बने, लेकिन 2007 में गांधी सुर्खियों में आए। संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में स्टिंग आने के बाद प्रदीप गांधी की संसद सदस्यता बर्खास्त कर दी गई। 2007 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के देवव्रत सिंह चुनाव जीते। 2009 के चुनाव में बीजेपी ने फिर वापसी की और मधुसूदन यादव सांसद बने। 2014 के लोकसभा चुनाव में मुंबई में बैंक की नौकरी छोड़ अपने सीएम पिता रमन सिंह की सलाह पर अभिषेक सिंह मैदान में उतरे और उन्हें पहले ही चुनाव में सफलता मिली। वे प्रदेश के सबसे युवा सांसद निर्वाचित होकर दिल्ली पहुंचे। राजनांदगांव लोकसभा सीट पर 1952 से लेकर 2014 तक 16 चुनाव हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस 9 बार, बीजेपी 6 और एक चुनाव में भारतीय लोक दल ने जीत हासिल की। राजनांदगांव संसदीय सीट में अब तक सिर्फ 2 सांसद ऐसे हैं जो 2 बार लगातार चुनाव जीते, जिसमें वीरेंद्र बहादुर सिंह और उनके बेटे शिवेंद्र बहादुर सिंह हैं। शिवेंद्र बहादुर सबसे ज्यादा 3 बार सांसद रहे। सबसे ज्यादा बार यहां खैरागढ़ राज परिवार का कब्जा रहा। वीरेंद्र बहादुर सिंह के बाद उनकी पत्नी पद्मावती देवी और उनके बेटे शिवेंद्र बहादुर सांसद रहे। बाद में शिवेंद्र बहादुर के भतीजे देवव्रत सिंह सांसद बने। वहीं 2 पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा और रमन सिंह भी सांसद रहे। राजनांदगांव में मुंबई से आकर चुनाव लड़ने वाले राम सहाय पांडे ने भी जीत दर्ज की, तो दुर्ग से आए धर्मपाल गुप्ता और अभिषेक सिंह को भी जनता ने जिताया। राजनांदगांव से अतुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। राजनांदगांव लोकसभा सीट सिर्फ केंद्र ही नहीं बल्कि राज्य की सियासत का भी अहम केंद्र रही है।
लोकसभा और विधानसभा दोनों ही मामलों में इसका रुतबा और दबदबा कायम है, चाहे वो पूर्व सीएम रमन सिंह की विधानसभा सीट हो या फिर उनके बेटे अभिषेक सिंह का संसदीय क्षेत्र। इसके बावजूद यहां मुद्दों की भीड़ दिखाई देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में राजनांदगांव को जरूर गति मिली है, लेकिन उद्योग और रोजगार में ये इलाका आज भी पिछड़ा है। वहीं नक्सलवाद से भी ये क्षेत्र जूझ रहा है। हालांकि कटघोरा डोंगरगढ़ रेल प्रोजेक्ट से यहाँ विकास को रफ्तार जरूर मिलेगी। ये वही त्रिमूर्ति विभूतियां हैं जिनके साहित्य के प्रकाश से हम दशकों से अपने ज्ञान चक्षु को जगा कर रखे हुए हैं। दशकों से ज्ञान सागर में गोते लगाते आ रहे हैं। मुक्तिबोध, पद्मूलाल पुन्नालाल बख्शी और बलदेव प्रसाद मिश्र, तीन भारतीय महान आत्मा का जन्म इसी राजनांदगांव में हुआ और यही कर्म भूमि रही। इन्हीं के संस्कार राजनांदगांव को संस्कार धानी बनाती है। वहीं एशिया का पहला खैरागढ़ का इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय सांस्कृतिक धरोहर का ध्वजवाहक भी है। किसी समय खैरागढ़ राज परिवार और कांग्रेस के दबदबे वाली राजनांदगांव लोकसभा सीट पर पिछले 10 सालों से बीजेपी का कब्जा है। वहीं राजनांदगांव विधानसभा सीट से पूर्व सीएम रमन सिंह पिछले 3 बार से विधायक हैं। लिहाजा ये सीट हाई प्रोफाइल मानी जाती है। सत्ता का केंद्र रहे राजनांदगांव शहर में प्रवेश करते ही बड़े बड़े फ्लाईओवर, चौड़ी सड़कें, विकसित रेलवे स्टेशन, हॉकी स्टेडियम सौंदर्यीकरण का नमूना दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही शहर से अंदर सुदूर क्षेत्रों में प्रवेश करे तो एक भयानक तस्वीर भी सामने आ जाती है। राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र की 6 सीटों पर माओवाद का प्रभाव भी एक बड़ी समस्या है, जिसमें मोहल्ला मानपुर बुरी तरह से घिरा हुआ है, जिसके लिए समाधान बहुत जरूरी है। नक्सली समस्या से एक बड़ी आबादी जूझ रही है। वहीं कवर्धा में नक्सलियों के बढ़ती आहट से लोग डरे सहमे हैं। राजनांदगांव में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली सहित मूलभूत जरूरतों को लेकर काम तो हुए, लेकिन उद्योगों की कमी इस संसदीय क्षेत्र का प्रमुख मुद्दा है। कवर्धा की शुगर मिल्स को छोड़ दिया जाए तो इस संसदीय क्षेत्र में उद्योग और रोजगार एक बड़ी समस्या है। वहीं 2002 में 110 साल पुरानी बंगाल नागपुर कॉटन मिल के बंद होने के बाद से लोगों की उम्मीदें भी टूट चुकी हैं। कभी इस मिल में बनने वाली मच्छरदानी की मांग विदेशों तक थी। नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन के ये संयंत्र अब खंडर बन चुके हैं। ये क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। खनन आधारित उद्योग की संभावनाएं भी हैं। कवर्धा राजनांदगांव क्षेत्र में बक्साइट, यूरेनियम के प्रचुर मात्रा में भंडार हैं। अंबागढ़ के बोदाल, भंडारी टोला और मानपुर ब्लॉक के सीता गांव और औंधी में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था GSI को रेडियो एक्टिव मिनरल्स का पता चला है, जिसमें मेटा बेसाल्ट, मेटा रायोलाइट और ग्रेनाइट के भंडार मिले। वहीं बोदाल यूरेनियम माइंस कई वर्षों से बंद पड़ी है। यहाँ भी बड़ी मात्रा में यूरेनियम निकाला जा चुका है। यहाँ परमाणु बिजली संयंत्र लगाने की भी योजना थी, लेकिन पूरी योजना ठंडे बस्ते में चली गई। राजनांदगांव मुंबई हावड़ा रेल लाइन मुख्य स्टेशन है। यहाँ विकास को लेकर कई संभावनाएं हैं। पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले पुराने कटघोरा से मुंगेली, कवर्धा, खैरागढ़ होते हुए 277 किलोमीटर की रेल लाइन के लिए शिलान्यास के बाद यहाँ भविष्य में ट्रेन शुरू होने की उम्मीद लोगों में जागी है। फिलहाल कई जगह भू अर्जन का काम चल रहा है। कुछ जगह विवाद की स्थिति बनी हुई है। वहीं पिछले बजट में डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन को रेल टर्मिनल बनाने के लिए 11 करोड़ का बजट रखा गया था, जिस पर काम अभी शुरू भी नहीं हो पाया।
वक्त है बदलाव का, ये नारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विधानसभा चुनाव समय दिया था और अभी भी उसी तरीके से लोकसभा के चुनाव में लड़ा जाएगा। और निश्चित रूप से जनता बदलाव के पक्ष में है और राजनांदगांव में हमने 8 में से 6 विधानसभा सीट जीती है और भारी अंतर से जीती है। उसका लाभ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को मिलेगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो भी निर्णय करे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी जो भी निर्णय करे, यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी को जिताना ही हमारा कर्तव्य है और धर्म है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरे जोश खरोश के साथ प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है और कार्यकर्ता और जनता इस बात को महसूस करती है कि इस देश में और 5 साल मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में होना चाहिए और इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं में पूरा उत्साह है और पूरे उत्साह के साथ हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र की अधिकतर आबादी खेती, किसानी और मजदूरी पर निर्भर है, लेकिन सिंचाई के पर्याप्त संसाधन आज भी उपलब्ध नहीं हो सके। वहीं नक्सल प्रभावित इलाके में मूलभूत सुविधाओं की दरकार है। राजनांदगांव में मेडिकल कॉलेज की तो बड़ी विशाल इमारत है, लेकिन डॉक्टरों की कमी भी समस्या है। राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में कई ऐतिहासिक धार्मिक धरोहर हैं। डोंगरगढ़ की बमलेश्वरी माता मंदिर, कवर्धा का भोरम देव, इन्हें भी विकसित करने की जरूरत है। बात सांसद आदर्श राम की करें तो सांसद अभिषेक सिंह ने 2 गांव गोद लिए हैं, जिनमें गोटातोल और भोती पार है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, तमाम बुनियादी जरूरतों का काम यहाँ किया गया और भरपूर सांसद निधि का उपयोग भी किया। हालांकि इन निर्माण कार्यों के गुणवत्ता को लेकर विपक्षी सवाल उठा चुके हैं। क्षेत्र के सांसद अभिषेक सिंह अपने 5 साल के कार्यकाल में राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में रेलवे, सड़क, शिक्षा के क्षेत्र में किए गए काम के अलावा अपने पिता के 15 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिना रहे हैं। सांसद अभिषेक सिंह का कहना है कि जिले के कई पिछड़े इलाकों को राज्य सरकार ने तहसील का दर्जा दिया है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज और दिग्विजय स्टेडियम की सौगात मिली है, जो आने वाले वक्त में बेहतर परिणाम देंगे। वहीं विधानसभा चुनाव में रमन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी करुणा शुक्ला का कहना है कि जिस तरह विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने संसदीय क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया, उसी तरह लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। मैं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने गड्ढे की उस मांग को स्वीकारा और उसको पूर्ण तहसील बनाने का दर्जा दिया। इसके साथ ही कवर्धा जिले के वनांचल क्षेत्र रेंगाखार को और कुंडा को तहसील बनाने की उन्होंने सौगात दी थी। खैरागढ़ क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय खोलने की एक बहुत बड़ी सौगात उस क्षेत्र में हमको मिली है। उसके लिए हम सब धन्यवाद अदा करते हैं। केंद्र सरकार के माध्यम से राजनांदगांव में पहला पासपोर्ट कार्यालय खुला है, जिससे कि इस पूरे जिले के लोगों को काफ़ी सहूलियत मिल रही है। कुल मिलाकर राजनांदगांव जिले में और कवर्धा जिले में पिछले 5 सालों में हुए विकास के कार्य अपने आप में एक मिसाल के तौर पर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और हमारी सरकार का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ और मुझे इस बात की खुशी है कि अपने इन 5 साल के कार्यकाल में कई ऐसे कार्य, जिसका मैं उल्लेख अभी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि समय की कमी है, कई ऐसे कार्य हैं जो शायद कांग्रेस के 50 साल के कार्यकाल के ऊपर हर हाल में भारी है। निश्चित रूप से विधानसभा के परिणाम बहुत अच्छे आए हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है। जहाँ तक राजनांदगांव लोकसभा का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ 6 सीटों पर बहुत बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है। वो लगभग 2 लाख के करीब है। तो लोकसभा के चुनाव के समय इस परिणाम का निश्चित रूप से हमको लाभ मिलेगा। देखिए, विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों अलग अलग मुद्दों पर आधारित होते हैं। विधानसभा चुनाव आपके सामने है और देश में
मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के प्रति अभी भी रुझान है, चाहे वो सोशल इक्वलिटी का मामला हो, किसानों को खेती के लिए सुविधा देने की बात हो, या फिर जनरल बीपीएल को रिजर्वेशन देने की बात है। ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर केंद्र सरकार ने जो निर्णय किया है, जीएसटी में काफ़ी कुछ राहत दी है, तो इससे लोगों में एक विश्वास तो बढ़ा है कि सरकार निचले स्तर पर लोगों की चिंता करके काम कर रही है। जहाँ तक राजनांदगांव लोकसभा का मामला है, यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुए हैं उसमें अभिषेक सिंह जी का बड़ा योगदान रहा है। जनवरी 2019 तक संसद की वेबसाइट पर दर्ज आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी सांसद अभिषेक सिंह ने 16 बार संसद में हुई बहस में हिस्सा लिया। 389 सवाल उन्होंने सदन में पूछे। उनकी उपस्थिति 76% रही। अभी तक अपने सांसद निधि से क्षेत्र के विकास के लिए 22.36 करोड़ रुपए में से 21.10 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। उन्हें सांसद निधि से अब तक 23.75 करोड़ ब्याज के साथ मिले हैं। इनमें से 2.35 करोड़ रुपए अभी खर्च नहीं किए गए। उन्होंने जारी किए जा चुके रुपयों में से 93.11% खर्च विकास कार्यों में किए हैं। फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर कई ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव में गूंजेंगे और सांसद जी को जवाब भी देना होगा। राजनांदगांव से अतुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रकार टीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। राजनांदगांव में इस बार लोकसभा चुनाव में दावेदारी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों में कश्मकश की स्थिति दिखाई दे रही है। अभिषेक सिंह ने 2014 में बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी, लेकिन हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में लोकसभा क्षेत्र की 8 में से 7 सीटों पर बीजेपी को बड़ी हार मिलने के बाद इस बार चुनाव आसान नहीं है। इस बार उनके पिता पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के चुनाव लड़ने की अटकलें भी तेज हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला भी मैदान में हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के बाद लोकसभा की सरगर्मी तेज हो गई है। सूबे के राजनांदगांव सीट में भी चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पिछले 10 सालों से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। वहीं कांग्रेस इस सीट को वापस पाने के लिए रणनीति बना रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए दावेदारों की लंबी कतार बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही देखी जा सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का विधानसभा क्षेत्र होने से लोकसभा सीट भी हाई प्रोफाइल है। बात दावेदारों की करें तो बीजेपी से वर्तमान सांसद अभिषेक सिंह सबसे मजबूत दावेदार हैं। हालांकि उनके पिता और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के भी चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में हुई करारी हार का सबक लेते हुए प्रदेश की लोकसभा सीट में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। यही कारण है कि डॉक्टर रमन भी मैदान में उतर सकते हैं। वहीं राजनांदगांव के पूर्व सांसद और वर्तमान महापौर मधुसूदन यादव का नाम भी लिस्ट में है। इधर कांग्रेस में दावेदारों की लंबी लाइन लगी है, जिसमें भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला का नाम सबसे आगे है। करुणा क्षेत्र में सबसे ज्यादा सक्रिय भी हैं और विधानसभा चुनाव में रमन सिंह के खिलाफ मैदान में उतरकर कड़ी टक्कर भी दे चुकी हैं। उधर पूर्व विधायक स्वर्गीय उदय मुदलियार के बेटे जितेंद्र मुदलियार का नाम तेजी से आगे आ रहा है। इनके अलावा कांग्रेस के और भी कई नेता इस सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तीसरे दल के रूप में खैरागढ़ राज परिवार के सदस्य जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के वर्तमान विधायक और पूर्व सांसद रहे देवव्रत सिंह का नाम भी है। बदली हुई परिस्थितियों में राजनांदगांव से अपने पिता डॉक्टर रमन सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा को लेकर अभिषेक सिंह की माने तो राज्य में जरूर बीजेपी की हार हुई,
लेकिन देश के लोग फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं और बीजेपी की ओर से जो भी चुनाव लड़े पूरी पार्टी एकजुट होकर काम करेगी। वहीं कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद राजनांदगांव में पंजा लहराने के लिए तैयारी में जुटी है। वहीं करुणा शुक्ला का कहना है कि वे कांग्रेस के लिए माहौल बनाने का काम कर रही है। उम्मीदवारी का फैसला पार्टी लेगी। परिस्थितियां नहीं बदली है, हम राज्य में चुनाव हारे हैं। 15 साल लगातार 3 बार जनता ने हमको जनादेश दिया और इस बार जनादेश कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस ने चुनाव में जो वादे किए थे उनको पूरा करना कांग्रेस की जिम्मेदारी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में इस बात का परिचय होगा कि इन 5 साल में कांग्रेस कैसी सरकार चलाती है। जहां तक लोकसभा की बात है, पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लेकर बहुत ही सकारात्मक और आम जनता में उनकी लोकप्रियता पिछले चुनाव से बढ़ी है और हम सबको उम्मीद है कि इस बार फिर से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जहां तक कौन सी लोकसभा से कौन चुनाव लड़ता है ये तो पार्टी तय करती है और कार्यकर्ता पार्टी के आदेश को स्वीकार करके आगे बढ़ता है। तो ये विषय तो पार्टी के वरिष्ठों का तय करने का है, लेकिन हम सब कार्यकर्ताओं का एकमात्र लक्ष्य है कि हर हाल में केंद्र में एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक सक्षम नेतृत्व इस देश को मिले और पूरे कार्यकर्ता हमारे देश के इस बात को लेकर कमर कस के तैयार है। मेरा रिहर्सल नहीं, कांग्रेस पार्टी का रिहर्सल है। चूँकि कांग्रेस पार्टी ने मुझे यहाँ विधानसभा का प्रत्याशी बनाया था और यहाँ के मतदाताओं ने मुझे 63,000 वोट दिया। अब मेरा दायित्व और कर्तव्य बनता है कि मैं अपने लोगों के बीच में जाऊँ। समीक्षा भी मैंने पूरे 221 बूथ की कर ली है। कहाँ हमारी कमी रह गई, कहाँ हम और मजबूती से वोट बटोर सकते थे, उन कमियों को हम दूर कर रहे हैं और कार्यकर्ता के नाते ये तो मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूं। और चूंकि मैं यहाँ से प्रत्याशी रही हूँ तो लोकसभा में यहाँ से इस विधानसभा से कम अच्छी बढ़त कांग्रेस पार्टी को मिले, इसके लिए मैं प्रयास करूँ। राजनांदगांव विधानसभा में कुल 8 सीटें हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में यहाँ समीकरण बिगड़ चुके हैं। सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को हुआ है। 8 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 1 सीट पर ही जीत पाई थी, वहीं कांग्रेस 6 सीट पर और 1 सीट पर जो कि कांग्रेस का कब्जा है। वहीं बात 2013 के विधानसभा चुनाव की करें तो 4 सीटों पर कांग्रेस का तो 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। दोनों पार्टियों में अपनी अपनी दावेदारी को मजबूत करने उम्मीदवार अपने आला नेताओं से मेल मिलाप कर रहे हैं। पार्टी में टिकट मांगने बीजेपी और कांग्रेस के नेता अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में लग गए हैं। राजनांदगांव लोकसभा संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं की संख्या की बात करें तो संसदीय क्षेत्र की कुल आबादी 27,41,073 है। वहीं मतदाताओं की संख्या की बात करें तो कुल 17,10,676 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 8,55,739 है। वहीं महिला मतदाता 8,54,934 है। अन्य मतदाता 9 दर्ज हैं। वहीं चुनाव आयोग के कुल 2,322 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। यदि बात जातीय समीकरण की करें तो राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में संसदीय क्षेत्र के खैरागढ़ में लोधी समाज के वोटर ज्यादा हैं। वहीं खुज्जी और डोंगरगांव में साहू समाज की उपस्थिति है। हालांकि लोकसभा चुनाव में इस संसदीय सीट में कभी भी जातिगत समीकरण हावी नहीं हुआ है। आदिवासी वोटरों की तादाद 24% है। वहीं अनुसूचित जाति वर्ग की आबादी 12%। यादव सतनामी मतदाता निर्णायक हैं और शहरी आबादी इस संसदीय क्षेत्र में लगभग 85% है। अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने संसदीय क्षेत्र में सिर्फ 1 सीट पे दर्ज की है। राजनांदगांव जिले और कवर्धा जिले के
टोटल 8 विधानसभा सीटों को मिलाकर राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र बनता है। राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में कवर्धा जिले की 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को इस बार हार का सामना करना पड़ा है, जबकि राजनांदगांव जिले की 6 विधानसभा सीटों में से सिर्फ एक राजनांदगांव पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। डॉक्टर रमन सिंह ने जीत दर्ज की थी। 5 सीटों पे भाजपा को यहाँ भी हार का सामना करना पड़ा है। 4 सीटें कांग्रेस के पास है और 1 सीट जनता कांग्रेस के पास है। इस तरीके से अगर हम बात करें पूरे संसदीय क्षेत्र की, तो कांग्रेस के पास इस वक्त 6 विधानसभा सीटें हैं और भाजपा के पास 1, जोगी कांग्रेस के पास 1। टोटल 8 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी अभी फिलहाल बड़े नुकसान पे नज़र आ रही है। देखना ये होगा कि आने वाले समय पे क्या होता है और राजनांदगांव संसदीय सीट पे पिछले 10 साल से भाजपा का कब्जा है, वो बना रहता है या कांग्रेस अपने गढ़ में फिर से वापसी करती है। पत्रिका के लिए अतुल श्रीवास्तव, राजनांदगांव। तमाम मुद्दों, दावों और वादों के बीच राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं की क्या है राय, आइए जानते हैं। राजनांदगांव के सांसद अभिषेक सिंह जी ने जो कार्य किए हैं वो एक मील का पत्थर साबित होगा। राजनांदगांव से डूंगरगढ़ से बिलासपुर होते हुए जो रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा है वो इस क्षेत्र के लिए और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक होगा। विकास की बात की जाए तो विकास का माध्यम सरकारी घोषणाएं भर रही, बड़ी बड़ी घोषणाएं हमेशा सांसद करते रहे, लेकिन उस पर अमल बहुत ही कम हुआ। का विकास तो वैसे हुआ है, लेकिन थोड़ा सा और भी होना चाहिए। जिस हिसाब से विकास होना चाहिए उस तरीके का नहीं हुआ है। पर कुछ हमारी जो समस्याएं थी वो राजनांदगांव के सांसद ने अच्छी तरीके से मिलनसार होने के कारण अच्छा उन्होंने कार्य किया। हमारे सांसद नवयुवक हैं, ऊर्जावान हैं और एक सहज स्वभाव के व्यक्तित्व वाले हैं, सबसे मिलते हैं। जब भी उनके पास हम गए हैं उन्होंने हमारा सुना है और सुन करके उसका कार्य उन्होंने जो भी हमने कहा उसको किया। राजनांदगांव के जो सांसद है अभिषेक सिंह जी, वो बहुत ही अच्छा, और यानी उनका जो स्वभाव है बहुत अच्छा है, एकदम नरम दिल है। 5 साल का जो कार्यकाल था अभिषेक जी का, वो बहुत ही अच्छा गुजरा। उन्होंने बहुत एक्टिव है, रेलवे संबंधी बहुत से मतलब उनने वो राजनांदगांव के स्टॉपेज कराए। सांसद जी के 5 साल के कार्यकाल में विकास को गति मिली है और काम कुछ अच्छे हुए हैं। आगे भी ऐसे कुछ काम होते रहें। स्वच्छता का तो नंबर 1 का काम हुआ है और इसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। तो उन्होंने इतना अच्छा काम किया जो पिछले 60-70 सालों में किसी ने ध्यान नहीं दिया। सांसद के कार्यकाल से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ऐसा कुछ भी स्मरणीय काम नहीं किया है जिसको 5 साल याद किया जा सके। हम लोग यहाँ के विधायक सांसद सबसे संतुष्ट हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है और बहुत अच्छा काम हुआ, क्योंकि विकास कार्यों में कहीं कोई कमी नहीं हुई है। पर मानव स्वभाव है परिवर्तन का, हो सकता है वो कारण हो, पर लोकसभा चुनाव में जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी दिखाई। तो ये थी मतदाताओं की राय और क्षेत्र का हाल जानने के बाद हमने सांसद जी के 5 सालों का परफॉर्मेंस को लेकर पब्लिक सिग्नल तैयार किया है। इस सिग्नल में हमने 3 पैमाने दिए हैं। ग्रीन सिग्नल यानी सुरक्षित, येलो यानी मेहनत की जरूरत और रेड सिग्नल यानी खतरे में सांसद जी। तो आइए देखते हैं राजनांदगांव सांसद का पब्लिक सिग्नल। क्षेत्र की जनता जनार्दन ने सांसद अभिषेक सिंह को येलो यानी मेहनत का सिग्नल दिया है। ये तो रहा राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र का हाल। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे किसी और संसदीय सीट की रिपोर्ट के साथ। फिलहाल दिल्ली के दावेदार में इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पत्रिका टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।